हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग 12th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे। टाइम एंड टेंस ना केवल 12th क्लास के लिए बल्कि कंपटीशन के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आइए हम जरा इसे देखते हैं। टाइम एंड टेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपटीशन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के लिए भी। और बिहार बोर्ड के 12th क्लास में सबसे ज्यादा अगर किसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है टाइम एंड टेंस। पहले हम लोग इसको थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, थ्योरी के बेसिस पे पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन बनाएंगे बेहतर रूप से। आइए पढ़ते हैं, आइए बिना देर किए हुए इसको पढ़ते हैं। टाइम एंड टेंस, वैसे तो टाइम एंड टेंस में है क्या कि क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, सपोज दैट इस प्रकार से, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सी डैश हियर डेली, वह रोज यहाँ। अब क्या हो जाएगा, आया या आता है, तो यहाँ हो जाएगा कॉमन सी बात है, हिंदी जो है वो हो जाएगा वह रोज यहाँ आता है। ये सूटेबल लग रहा है, ये सटीक लग रहा है। लेकिन क्या है, जनरली क्या होता है कि हर सेंटेंस का हिंदी बच्चे कर नहीं पाते हैं और सुटेबल रूप से लिख नहीं पाते उसको हिंदी करके। इसलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि इसका हिंदी क्या होगा और हिंदी करके फिर उसको लिखना, इसमें काफी प्रॉब्लम वाली बात होती है। इसलिए करके इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो है थ्योरी बनाया गया है। आइए इस थ्योरी के अनुसार से पढ़ेंगे। और थ्योरी अगर आपको याद है तो फिर क्वेश्चन को जनरली ऐसा है 99% आपको हिंदी करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, है ना, और आसानी से आप क्वेश्चन को बना लेंगे। आइए बिना देर के हुए पढ़ते हैं जरा सा टाइम एंड टेंस। ये जो टाइम एंड टेंस चैप्टर है इसमें ये थ्योरी स्टार्ट होता है कि अगर ऐसा कंडीशन हो कि सेंटेंस में, देखिए टेंस के अनुसार से वर्ब को बदलना ही टाइम एंड टेंस कहलाता है। अगर पहला थ्योरी है कि अगर सेंटेंस में अगर रहे डेली, एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, हैबिचुअली, नेचुरली, जनरली, ओकेजनली, ऑफेनली, समटाइम्स, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, डिकेड और सत्यवाक्य कहावत। सत्यवाक्य कहावत मतलब क्या है, सत्यवाक्य मतलब हुआ जैसे 2 और 2 मिलकर के 4 होता है, ये सत्यवाक्य के रूप में आ जाता है ना। सूर्य पूरब में उगता है, ये सत्य बात है ना। या कहावत रहे, कहावत मतलब जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। इस प्रकार से अगर कहावत अगर आ जाए या सत्यवाक्य रह जाए तो हमेशा हम लोग मेन वर्ब का पहला और 5वां रूप लिखते हैं, यानी V1 या V5। आइए इसको जरा सा हम और बेहतरीन रूप से इसको समझते हैं, जरा सा ध्यान देंगे। देखिए थ्योरी क्या कहता है, एक बार वंस मोर, एक बार और जरा रिपीट करते हैं कि अगर सेंटेंस में रहे डेली, एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, हैबिचुअली, नेचुरली, जनरली, ओकेजनली, ऑफेनली, समटाइम, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, डिकेड, सत्यवाक्य कहावत। अगर इसमें से कुछ भी रहेगा तो हम लोग V1 या V5 लिखते हैं, यानी मेन वर्ब का पहला या मेन वर्ब का 5वां रूप। अगर किन्हीं को पता नहीं है कि पहला रूप कहाँ लिखते हैं और 5वां रूप, तो जरा सा इसको समझ लेंगे कि अगर सब्जेक्ट में आई, यू या फिर प्लुरल रहे, प्लुरल मतलब एक से ज्यादा, अगर इसमें से कुछ भी रह गया तो V1 लिखेंगे, इसके अलावा जो भी रहेगा उसके साथ V5 यानी मेन वर्ब का 5वां रूप लिखते हैं। जरा सा देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है जैसे लिखा हुआ है सी डैश हियर डेली, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थ्योरी जो लग रहा है वो डेली लग रहा है, यहाँ डेली लिखा हुआ है। और डेली जब लिखा हुआ है तो अगर डेली है तो लिखेंगे मेन वर्ब का पहला या 5वां रूप। डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर सी, और सी जो है इन तीनों में कुछ भी नहीं है, इसलिए लगेगा V5। अब V5 यहाँ क्या हो जाएगा, कम्स। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन में अगर आप देखें तो
फटाक से आपको पता हो जाएगा कि इसमें थ्योरी क्या लग रहा है। अभी तक आपको पता चल गया होगा आपको इसमें थ्योरी जो है क्या लग रहा है। इसमें थ्योरी है यूजुअली। अगर यहाँ थ्योरी लिखा हुआ यूजुअली, आप यहाँ देखेंगे यहाँ लिखा हुआ यूजुअली। अगर यूजुअली रहेगा तो लिखेंगे V1 या V5। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो है V1 या V5 देखेंगे तो ये लिखा हुआ लक्ष्मण, और लक्ष्मण जो है इन तीनों में कुछ भी नहीं है, इसीलिए लगेगा V5, और V5 क्या होगा, घोष। अगला क्वेश्चन है मुकेश ऑलवेज डैश द ट्रूथ। इसमें आप देखे होंगे, इसमें आपका ना इसमें थ्योरी क्या लग रहा है, आप बेहतर रूप से समझ गए होंगे कि थ्योरी लग रहा है ऑलवेज। और यहां देखेंगे ऑलवेज, ऑलवेज है तो लिखेंगे V1 या V5। तो इसमें देखेंगे जरा सा V1 या V5, तो मुकेश लिखा हुआ है तो मुकेश के साथ हमेशा V5, और V5 क्या हो जाएगा यहाँ अस्फिक्स हो जाएगा, यानी मेन वर्ब का 5वां रूप। अगला क्वेश्चन है द सन डैश इन द ईस्ट लिखा हुआ है, यानी कि सूर्य पूरब में उगता है। तो सूर्य पूरब में उगता है, ये तो सत्य वाक्य है, और सत्य वाक्य या कहावत रहता है तब भी हम लोग लिखते हैं मेन वर्ब का पहला या 5वां रूप। तो चूंकि सूर्य मतलब एक हो गया, यानी इन तीनों में कुछ भी नहीं आया, तो हम लोग लिखेंगे मेन वर्ब का 5वां रूप। बहुत ही आसान चीज है, एक बार फिर से समझेंगे। आई यू या फिर प्लुरल, प्लुरल मतलब एक से ज्यादा। अगर ये तीनों में से कुछ भी रह गया तो लिखेंगे है हम MV1, और नहीं तो हम लिखेंगे MV5। और यहाँ पर चूंकि सूर्य मतलब सूर्य जो है इन तीनों में कुछ भी नहीं आ रहा है, इसीलिए लगेगा MV5, और MV5 क्या हो जाएगा यहाँ राइजेज, है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है अ बैड कारपेंटर डैश विथ हिज टूल लिखा हुआ है, क्वारेड और क्वारेल्स। जल्दी से आप इसमें कमेंट करके इसका जो है इसका हिंदी क्या होगा आप जरा सा ये बताएंगे। मैं बताता हूं, लिखा हुआ अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स हो जाएगा। इसका मतलब होता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत है, ध्यान देंगे। अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स, ये कहावत है, और कहावत के साथ हमेशा मेन वर्ब का पहला या 5वां। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वारल्स, 5वां रूप हो जाएगा, क्योंकि ये तो दूसरा रूप है, ये तो होगा नहीं, तो क्वारल्स हो जाएगा 5वां रूप। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा कि अगर ये सब कुछ रहेगा तो इस सब के साथ हम लोग मेन वर्ब का पहला या 5वां रूप लिखेंगे। इसके आगे जरा सा हम लोग समझेंगे। देखिए सेकेंड थ्योरी इसमें आता है कि अगर सेंटेंस में ऐसा कंडीशन हो कि अगर सेंटेंस में इस तरीके से रहे लास्ट, देखिए अगला थ्योरी कि अगर सेंटेंसेस में रहेगा लास्ट, एगो, प्रीवियस, यस्टरडे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। एक बार फिर से जरा देखेंगे कि अगर थ्योरी ऐसा कंडीशन हो कि अगर रहे लास्ट, एगो, प्रीवियस, यस्टरडे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, अगर इसमें से कुछ रहेगा तब हम लोग लिखते हैं MV2, यानी मेन वर्ब का दूसरा रूप लिखते हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर, मनसुख डैश हर 2 days एगो। इसमें थ्योरी क्या लग रहा है, इसमें से क्या मिल रहा है कुछ भी, तो इसमें थ्योरी लग रहा है एगो। तो यहाँ पर थ्योरी है एगो, और एगो रहेगा तो मेन वर्ब का दूसरा रूप। सीज, सीज ये मेन वर्ब का दूसरा रूप नहीं है। सीन ये होता है मेन वर्ब का तीसरा रूप होता है, ये भी नहीं होगा। साव ये मेन वर्ब का दूसरा रूप हो गया, तो साव हो जाएगा एगो है इसलिए करके मेन वर्ब का दूसरा रूप। अगला प्रश्न है कनक डैश लास्ट नाइट, इसमें थ्योरी आप देखेंगे तो क्या लग रहा है लास्ट, और लास्ट है तो लिखेंगे मेन वर्ब का दूसरा रूप, और दूसरा रूप इसमें क्या है डाइड, डाइज तो 5वां रूप इसलिए ये नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन इट इज टाइम वी डैश द मैच, अगर आप इसमें देखें तो इसमें थ्योरी जो लग रहा है वो क्या लग रहा है इट इज टाइम। अगर इट इज टाइम रहेगा तो हम लोग लिखते हैं मेन वर्ब का दूसरा रूप, और दूसरा रूप यहाँ क्या हो जाएगा स्टार्टेड, स्टार्ट्स तो 5वां रूप है इसलिए ये नहीं लगेगा। अगला थ्योरी मनीष डैश टू अयोध्या यस्टरडे, इसमें थ्योरी जो लग रहा है वो लग रहा है यस्टरडे, और यस्टरडे है तो लिखेंगे मेन वर्ब का दूसरा रूप, तो दूसरा रूप होगा, तो दूसरा रूप इसमें क्या होगा वेंट, क्योंकि गोन तो तीसरा रूप है, गोज तो 5वां रूप है, इसलिए ये दोनों तो नहीं होगा। वेंट दूसरा रूप, गो पहला रूप, वेंट दूसरा रूप, और गोन तीसरा रूप, है ना, ये चीज हो जाएगा। तो चूंकि यस्टरडे है, यस्टरडे है इसलिए करके मेन वर्ब का दूसरा रूप, और दूसरा रूप इसमें क्या है वेंट। आई होप कि ये आपको बेहतर रूप से समझ में आ गया होगा।
इसके आगे का थ्योरी जो है हम समझेंगे। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आ रहा है, जरा सा ध्यान देंगे, इसको बेहतर रूप से समझेंगे कि ऐसा कंडीशन हो कि सेंटेंस में अगर नेक्स्ट या टुमारो रहे, नेक्स्ट या टुमारो ऐसा रहे कि थ्योरी में नेक्स्ट या टुमारो रह जाएगा, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन नियम से ये बनता है। ये जरा सा ध्यान देंगे और कौन सा थ्योरी कहाँ लगेगा इस पर गौर करेंगे जरा। तो कहते हैं नेक्स्ट या टुमारो रह जाएगा, तो सबसे पहला थ्योरी आता है कि मेन वर्ब का पहला या पांचवा रूप लिखेंगे। अगर ऐसा कंडीशन हो कि मेन वर्ब का पहला या पांचवा रूप नहीं रहेगा, तब हम लोग लिखेंगे विल या शैल प्लस मेन वर्ब का पहला रूप। अगर विल या शैल पहला रूप भी नहीं रहेगा, तब हम लोग लिखेंगे इज या एम या आर प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। ये लिख करके बनाएंगे। एक बार फिर से समझेंगे कि अगर नेक्स्ट या टुमारो रहता है तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन नियम से ये बनता है। पहला नियम है कि मेन वर्ब का पहला या पांचवा रूप लिख करके बनाते हैं। अगर ये नहीं रहेगा ऑप्शन में, तब हम लोग ढूंढेंगे विल या शैल प्लस मेन वर्ब का पहला रूप। अगर ये भी नहीं रहेगा, तब लिखेंगे इज या एम या आर प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। ये चीज है। अब बच्चों के मन में एक प्रश्न आता है कि सर ये दोनों अगर ऑप्शन में रह गया तो क्या करेंगे, या तीनों ऑप्शन में रह गया तो क्या करेंगे? तो ऐसा कंडीशन है, मैंने कहा सबसे पहले लिखना है मेन वर्ब का पहला या पांचवा रूप। अगर ये मिल ही गया, फिर हमको आगे ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं, तो ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगर ये नहीं रहेगा तब इससे ढूंढना है, और ये भी नहीं मिला तब इससे ढूंढना है। अगर यही मिल गया फिर आगे नहीं देखना है। यानी कि सबसे पहले पहला या पांचवा, उसके बाद अगर ये नहीं रहेगा तो विल शैल पहला रूप, और ये भी नहीं रहेगा तो इज एम आर मेन वर्ब का चौथा रूप। आई होप कि ये आप बेहतर रूप से समझ गए होंगे। प्रश्न पे आते हैं, लिखा हुआ रवीना डैश टुमारो। तो इसमें थ्योरी जो लग रहा है, ये लग रहा है टुमारो। तो नेक्स्ट या टुमारो रहेगा, तीन तीन नियम से बनता है। पहला नियम मेन वर्ब का पहला या पांचवा रूप। अब नोटिस करेंगे इसमें तो टुमारो लिखल है, तो पहला या पांचवा ऑप्शन में है क्या? हाँ है, बिल्कुल है। कम्स हो जाएगा पांचवा रूप। केम तो दूसरा रूप है, तो होगा ही नहीं। आगे लिखा हुआ मनीष डैश टू लंदन नेक्स्ट मंडे। इसमें थ्योरी लग रहा है नेक्स्ट, और नेक्स्ट या टुमारो रहता है तो तीन नियम से बनता है। पहला नियम है मेन वर्ब का पहला और पांचवा रूप। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल नहीं है। दूसरा है विल या शैल प्लस मेन वर्ब का पहला रूप। विल शैल ऑप्शन में है क्या? नहीं है। फिर ढूंढेंगे इज एम आर प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। हाँ है, इज गोइंग। इज गोइंग हो गया आंसर। वेंट दूसरा रूप होता है, ये तो नहीं होगा। आगे लिखा हुआ माई फादर डैश अ कार फॉर मी नेक्स्ट मंथ। इसमें थ्योरी लिखा हुआ है नेक्स्ट, और नेक्स्ट या टुमारो रहता है तो तीन तीन नियम से बनता है। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? मेन वर्ब का पहला या पांचवा रूप। है क्या इसमें ऑप्शन में? नहीं है। दूसरा ढूंढेंगे विल या शैल प्लस मेन वर्ब का पहला रूप। तो इसमें है, बिल्कुल है, विल बाय। विल बाय हो गया, ये आंसर हो गया। आई होप कि आप बेहतर रूप से समझ गए होंगे। इसके आगे का थ्योरी जो है, चौथा थ्योरी, कि ऐसा कंडीशन हो, ध्यान देंगे जरा, अगर आपको थ्योरी बेहतर रूप से समझ में आ पाएगा तभी इसका क्वेश्चन आप डील कर पाएंगे, अन्यथा इसका क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं बनेगा, है ना। इसलिए थ्योरी को याद रखना बिल्कुल ही जरूरी है। अगर थ्योरी याद नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर थ्योरी याद है तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे छूट जाएगा, चाहे वो कंपटीशन का ही क्वेश्चन क्यों ना हो। इसलिए करके बेहतर रूप से आप इसको जरा समझेंगे। लिखा हुआ है कि यदि सेंटेंस में अगर रहेगा जस्ट नाउ, इवन नाउ, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, अप टू नाउ, ऑफन, लेटली, सो फार, एवर। यानी कि एक बार फिर से इसको देखेंगे कि अगर थ्योरी में अगर इस प्रकार से रहेगा जस्ट नाउ, इवन नाउ, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, अप टू नाउ, ऑफन, लेटली, सो फार, एवर। अगर ये सब आपको सेंटेंस में नजर आ जाएगा तब हम लोग लिखेंगे हैज या हैव प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। हैज या हैव प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप, ये लिख करके हम लोग बनाते हैं। आप देखेंगे अगर यह क्वेश्चन तो लिखा हुआ दीपिका डैश दिस बैग जस्ट नाउ। तो यहाँ पर थ्योरी जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? जस्ट नाउ। देखेंगे आप एक बार फिर से देखेंगे इसको कि यहाँ जो थ्योरी जो लग रहा है दीपिका डैश दिस बैग जस्ट नाउ, तो यहाँ थ्योरी है जस्ट नाउ।
और यहाँ देखिए थ्योरी में भी जस्ट नाउ रहेगा तो हैज या है प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। कॉमन सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैज परचेज्ड, परचेजेज या परचेज तो बिल्कुल नहीं होगा। मेहता जी डैश नॉट कम येट, इसमें थ्योरी जो लग रहा है क्या लग रहा है? येट। और यहाँ देखेंगे आप अगर जरा सा तो येट लिखा हुआ है और येट रहता है तो लिखते हैं हैज या है प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं। तो मेहता जी है, मेहता जी के साथ क्या हो जाएगा? हैज। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आपको हो, उससे पहले हम आपको बता देते हैं। मेहता जी मतलब एक व्यक्ति हो गया, इसलिए हैव तो लगेगा नहीं, हैज लगेगा। अब दूसरी बात है यहाँ हैड का ऑप्शन है, तो येट जब थ्योरी रहता है, अभी हम पढ़े येट रहता है तो हैज या हैव तीसरा रूप लिखते हैं। हैड का ऑप्शन था ही नहीं, हैड तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ है, नहीं है, हैज या हैव है ना, तो ये चीज हो गया। अब आगे देखेंगे जरा सा, दिस हॉलीवुड मूवी डैश रिसेंटली, इसमें क्वेश्चन में अगर आप थ्योरी देखेंगे तो इसमें थ्योरी लग रहा है रिसेंटली, तो रिसेंटली इसमें थ्योरी है और रिसेंटली जब रहता है तो हम लोग लिखते हैं हैज या है प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। तो इसमें आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? हैज रिलीज्ड, क्योंकि रिलीज्ड दूसरा रूप तो नहीं होता है, पांचवा रूप भी नहीं होता है। एक बार फिर से, रिसेंटली है और रिसेंटली में लगेगा हैज या है प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में अगर देखें तो क्या है? एक ही ऑप्शन है, हैज रिलीज्ड, तो हैज रिलीज्ड हो गया। उम्मीद है यहां तक आपको बेहतर रूप से समझ में आया होगा और आप इसके आगे जरा सा समझेंगे। अब पांचवा थ्योरी, और मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, थ्योरी अगर आपको बेहतर रूप से समझ में आ गया है तो आपको बेहतर रूप से जो है क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे देखेंगे जरा सा थ्योरी, ये जो है ये भी बहुत बेहतरीन थ्योरी है और ये थ्योरी मेन रूप से जो ये थ्योरी है ये कंपटीशन का थ्योरी है, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि अगर ऐसा कंडीशन है कि थ्योरी नोट फर्स्ट में कि ऐसा कंडीशन है कि इट इज ऑर्डिनल नंबर रहे, उसके बाद टाइम या चांस रहे। एक बार फिर से जरा देखेंगे थ्योरी क्या कहता है नोट फर्स्ट में कि अगर रहे इट इज ऑर्डिनल नंबर, टाइम या चांस। मन में आ रहा होगा कि सर ये ऑर्डिनल नंबर होता क्या है आखिर? तो ऑर्डिनल नंबर कहते हैं जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, ये सब के सब जो है ये ऑर्डिनल नंबर है ना। तो कहते हैं अगर ऐसा कंडीशन हो कि इट इज ऑर्डिनल नंबर रहे, उसके बाद टाइम या चांस रहे, तो इट इज ऑर्डिनल नंबर, टाइम या चांस अगर रहेगा तब भी हम लोग लिखेंगे हैज या है प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप, हैज या है प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं। जैसे कि अगर थ्योरी देखें अगर हम, तो थ्योरी ये लिखा हुआ है इट इज द फर्स्ट टाइम शी डैश मी लिखा हुआ है, तो थ्योरी यहां पर क्या लग रहा है? इट इज द फर्स्ट टाइम, तो यहां पर लग गया इट इज, उसके बाद ऑर्डिनल नंबर यहां फर्स्ट आ गया, उसके बाद टाइम या चांस, तो टाइम आ गया। एक बार फिर से देखेंगे, इट इज ऑर्डिनल नंबर मतलब फर्स्ट, और यहां पर क्या है? टाइम, तो इट इज ऑर्डिनल नंबर, उसके बाद टाइम या चांस भी रह सकता था, अगर है तो हैज है तीसरा रूप। तो कॉमन सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? हैज मेड। एक और बात मैं इसमें बताना चाहता हूं जो आपको बहुत ही काम आएगा कि अगर ऑर्डिनल नंबर अगर रहेगा तो याद रखिएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, अगर ये ऐसा रहेगा तो हमेशा इसके साथ द लगता है। एक बात ये भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न जो है आर्टिकल चैप्टर में पूछा जाता है ना, अब फाइनल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड थ्योरी अगर देखें तो लिखा हुआ है इट इज द, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन अगर देखें इट इज द लास्ट चांस यू डैश लिखा हुआ है, तो क्या है इसमें थ्योरी लग रहा है इट इज ऑर्डिनल नंबर, लास्ट आ गया ऑर्डिनल नंबर, उसका टाइम रहना चाहिए या चांस, तो यहाँ पर क्या आ गया? चांस। तो इट इज ऑर्डिनल नंबर, उसके बाद चांस आ गया तो हम लोग लिखेंगे हैज या है प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैव वरीड, तो हैव वरीड हो गया इसका आंसर। उम्मीद है यहां तक आप लोग को बेहतर रूप से समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखेंगे जरा सा नोट सेकेंड में देखेंगे कि अगला थ्योरी है कि दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है, जरा सा इसको समझेंगे। देखिए सुपरलेटिव डिग्री शॉर्टकट में मैं बता देता हूं, वैसे डिग्री चैप्टर जब
पढ़ाऊंगा तो आपको बेहतर रूप से ये बता पाऊंगा। अभी शॉर्टकट में समझेंगे कि अगर एडजेक्टिव में ऐसा कंडीशन होता है कि अगर ईएसटी लग जाता है या फिर एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लग जाता है तो ये जो होता है ये सुपरलेटिव डिग्री होता है। ये एडजेक्टिव क्या है, तो जो गुण बताता है कि नाउन और प्रोनाउन का कि कैसा है, वही कहलाता है एडजेक्टिव। जैसे कि बोलेंगे कि राकेश जो है अमीर है, राकेश अमीर है, तो राकेश कैसा है, अमीर है। तो अमीर यानी कि इंग्लिश हो गया इसका रिच, तो ये हो गया एडजेक्टिव। वह गरीब है, तो वह कैसा है, गुण बता रहे हैं, गरीब है, तो गरीब हो गया क्या चीज, एडजेक्टिव, है ना। तो अगर ऐसा कंडीशन हो कि इसमें ईएसटी लग जाए या फिर इसके पहले मोस्ट लग जाए, जैसे मोस्ट हैंडसम, अब कहाँ मोस्ट लगता है कहाँ ईएसटी मैं बाद में बताऊंगा, है ना। ऐसा शॉर्टकट में याद रखिएगा, छोटा वर्ड मीनिंग में ईएसटी और बड़ा वर्ड मीनिंग में मोस्ट लगता है। ये थ्योरी 99% ये काम करता है जो मैं बोला हूँ। तब फिलहाल आपको याद रखना है कि अगर ऐसा कंडीशन हो कि एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लग जाए या फिर एडजेक्टिव में ईएसटी लगे, यानी जिसके लास्ट में ईएसटी लगल रहे या फिर इसके पहले मोस्ट लगा हुआ रहेगा, समझ जाएंगे ये सुपरलेटिव डिग्री में है। और सुपरलेटिव डिग्री जैसे ही नजर आ गया, अब देखेंगे जरा सा थ्योरी ये। अब देखेंगे अगर दिस इज सुपरलेटिव डिग्री अगर कहीं नजर आ गया तो हमेशा हम लिखेंगे हैज या है प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। जैसे कि दिस इज, जैसे कि है दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू डैश। आप देखेंगे तो दिस, यहां देखिए दिस इज और ये सुपरलेटिव डिग्री आ गया, ये बेस्ट, बेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो दिस इज सुपरलेटिव डिग्री आ गया। जैसे ही दिस इज जो सुपरलेटिव डिग्री है तो हम क्या लिखेंगे, हैज या है प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। तो ऑप्शन में क्या था, हैव डन, तो हैव डन हो गया। अगला क्वेश्चन है दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन दैट आई डैश बिफोर लिखा हुआ है। तो थ्योरी आ गया दिस इज, उसके बाद द मोस्ट, मोस्ट ये आगे अभी भी बताया मोस्ट रहे या ईएसटी रहे, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है तो दिस इज सुपरलेटिव डिग्री आ गया, तो हैज या है प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। ऑप्शन यहाँ थोड़ा सा कट गया है, यहाँ साव सी हैव के बाद यहाँ सीन होगा, ये चीजें आप नोट कर लेंगे कि सीन, है ना, हैज हैव के बाद तीसरा रूप हो गया। उम्मीद है ये आपको बेहतर रूप से समझ में आ गया होगा। अब जरा सा इसको समझेंगे। ये मेनली कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 12th में बहुत ही कम ये थ्योरी रहता है वो दोनों। यहां से ये थ्योरी जो आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये 12th क्लास में पूछा गया है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है फाइनल एग्जाम में 12th क्लास के, कि अगर बाय प्लस समय रहे या बिफोर प्लस समय रहेगा, ध्यान से समझेंगे, बाय प्लस समय रहे या बिफोर प्लस समय रहेगा तब हम लोग लिखते हैं विल या शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। फिर से समझेंगे, बाय प्लस समय या बिफोर प्लस समय, मतलब इसका क्या है जरा सा समझ लेंगे। एक एग्जांपल से समझ जाइएगा, आई डैश दिस वर्क बाय नेक्स्ट मंथ, यहां पर थ्योरी क्या लग गया, बाय। अब बाय के बाद क्या है, समय, समय है क्या चीज, नेक्स्ट मंथ मतलब अगला महीना, तो इस समय हो गया। तो अगर ऐसा कंडीशन हो कि बाय प्लस समय रह जाए या बिफोर प्लस समय रह जाए तब क्या करेंगे, तब हम लोग लिखेंगे विल या शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। जरा सा इसको समझेंगे लास्ट वाला प्रश्न, आई डैश दिस वर्क बाय नेक्स्ट मंथ, बाय है और नेक्स्ट मंथ मतलब अगला महीना, तो बाय प्लस समय आ गया, तो बाय प्लस समय है इसलिए विल या सेल प्लस है प्लस तीसरा रूप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप, यानी सेल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। किन्हीं बच्चों के मन में अगर ये आ रहा होगा कि सर नेक्स्ट या टुमारो से इसको नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि नेक्स्ट या टुमारो सिर्फ नहीं है, यहाँ बाय लग गया। अगर समय के पहले बाय या बिफोर लग जाता है तो इस थ्योरी का वैल्यू रहता है, फिर नेक्स्ट या टुमारो ये थ्योरी काम नहीं करेगा, इस बात को जरा समझ लेंगे। अगला थ्योरी है, अगला क्वेश्चन है, यू डैश ऑफिस बिफोर सनसेट,
तो यहाँ लिखा हुआ है बिफोर। अब बिफोर के बाद है सनसेट। सनसेट मतलब होता है सूर्य अस्त, और सूर्य अस्त जो होता है ये भी एक समय पर होता है, यानी शाम के समय में होता है ना। तो ये एक समय हो गया, तब बिफोर प्लस समय आ गया, तब विल हैव प्लस या विल हैव या शैल हैव प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। आंसर क्या हो जाएगा? विल हैव लेफ्ट, ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है राधिका डैश हियर बाय इवनिंग, का थ्योरी लग रहा है बाय इवनिंग यानी बाय प्लस समय। अगर बाय प्लस समय है इससे लेकर के क्या लिखेंगे हम लोग? बाय प्लस समय आ गया तो विल या शैल प्लस है प्लस तीसरा रो। उम्मीद है इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विल हैव रिटर्न्ड, ये हो गया। बेहतर रूप से ये समझ गए होंगे। आगे जरा सा इसके समझेंगे हम लोग नोट 3 के बाद। अगला थ्योरी नोट 4, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी इसलिए है क्योंकि ये जो है एक नहीं चार तरीके से एक ही क्वेश्चन जो है 4 तरीके से बन सकता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस जरा सा समझेंगे कि अगर ऐसा कंडीशन हो कि कभी सेंटेंस में वेन नजर आ जाए, जैसे इसको पढ़िए, लिखा हुआ वेन इट रेन्ड सी डैश एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पर वेन से स्टार्ट हो गया। वेन शिव केम सी डैश लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी वेन से स्टार्ट है। और वेन राधिका डैश द ऑडियंस हैड क्लैप्ड लिखा हुआ है, तो यहां पर भी वेन से स्टार्ट हो गया क्वेश्चन। तो ऐसा कंडीशन है कि अगर इस तरीके से ऐसा कंडीशन है कि अगर वेन से स्टार्ट हो जाए क्वेश्चन, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नियम से ये बनेगा। और ये क्या होगा जरा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सेंटेंस में मेन वर्ब का दूसरा रूप रहेगा, तो दूसरा में हम लोग लिखेंगे वाज वेयर प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। अगर ये नहीं रहेगा तब ये थ्योरी फेल हो जाएगा। तब पहला सेंटेंस में मेन वर्ब का दूसरा रूप और दूसरा सेंटेंस में हेड प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। अगर ये भी थ्योरी फेल हो जाएगा तब काम करेगा मेन वर्ब का एक सेंटेंस में दूसरा रूप और दूसरा में फिर मेन वर्ब का दूसरा रूप। ये आप उतना बेहतर रूप से नहीं समझे होंगे, इसको और मैं शॉर्टकट तरीके से समझाता हूं जो कि आप तुरंत समझ जाएंगे। थोड़ा सा बस वेट कीजिए। एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि पहला सेंटेंस में दूसरा रूप, पहला सेंटेंस में दूसरा रूप और पहला सेंटेंस में दूसरा रूप, तो ये तीनों को हम कॉमन कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैथ पढ़ते हैं ना, तो तीन वो में एक्स आ रहा है, ये तो एक्स को हम कॉमन लेकर के बाहर रख लेते हैं, बस उसी तरीके का है। तीनों सेंटेंस में आप देखेंगे कि अगर वेन से स्टार्ट है थ्योरी, अगर वेन से स्टार्ट रहेगा। अच्छा एक चीज और खास बात कि ये थ्योरी तभी लगेगा जब दो वो सेंटेंस एक साथ रहेगा। जैसे वेन इट रेन्ड एक सेंटेंस, सी डैश एन अम्ब्रेला दूसरा सेंटेंस, वेन शिव केम एक सेंटेंस, सी डैश दूसरा सेंटेंस, ऐसे करके दूसरे दो सेंटेंस रहेगा। तो अगर वेन से स्टार्ट रहेगा और दो सेंटेंस रहेगा, तो पहला सेंटेंस में अगर दूसरा रूप रहेगा तो दूसरा में हम लोग लिखेंगे वाज या वेयर प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। एक बार फिर से लास्ट टाइम है, समझ जाइएगा 100% कि अगर पहला सेंटेंस में मेन वर्ब का दूसरा रूप है तो दूसरा में लिखेंगे वाज वेयर प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। अगर बाय द वे ऑप्शन में वाज वेयर चौथा रूप नहीं है तब इसके जगह हम लोग लिखेंगे हेड प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। अगर हेड तीसरा रूप भी नहीं है तब लिखेंगे हम लोग मेन वर्ब का दूसरा रूप। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। यानी कि मैंने क्या बोला है कि अगर ऐसा कंडीशन हो कि वेन से थ्योरी स्टार्ट रहे और एक सेंटेंस में अगर मेन वर्ब का दूसरा रूप है तो दूसरा सेंटेंस में हम लोग जो लिखते हैं वो क्या लिखेंगे? वाज या वेयर प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप, है ना। यहाँ ध्यान देंगे जरा सा, तो हम लोग लिखेंगे वाज या वेयर प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। अगर ये थ्योरी नहीं लगेगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब हम ढूंढेंगे किसको? हेड प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप को। अगर हेड तीसरा रूप भी ऑप्शन में नहीं है तब हम लोग देखेंगे किसको? मेन वर्ब का दूसरा रूप को। इस तरीके से बनाते हैं हम लोग, जरा सा ध्यान देंगे। जैसे कि लिखा हुआ है वेन इट रेन्ड सी डैश एन अम्ब्रेला, वेन से स्टार्ट है और यहाँ देखेंगे रेन्ड लिखा है मेन वर्ब का दूसरा रूप। यानी कि पहला सेंटेंस में दूसरा रूप मिल गया तो दूसरा हमको क्या लिखना है? वाज वेयर प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। ऑप्शन में है क्या? नहीं है। अगर ये थ्योरी नहीं लगा तो फिर देखेंगे हेड प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। हेड तीसरा रूप है क्या? नहीं है। फिर देखेंगे मेन वर्ब का दूसरा रूप, तो दूसरा रूप है क्या? हाँ बिल्कुल है, तो कैरिड हो गया आंसर।
उम्मीद है ये बेहतर रूप से समझ गए हो। इसके आगे कहता है कि वेन से स्टार्ट है, शिव लिखा हुआ है, वेन शिव केम, केम ये आप देख रहे हो ये है मेन वर्ब का दूसरा रूप। तो वेन से स्टार्ट है और दूसरा रूप है, तो दूसरा में हम लोग क्या देखेंगे, वाज वेयर प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। ऑप्शन में है क्या, नहीं है। अगर वाज वेयर चौथा रूप नहीं है तो हम लोग देखेंगे हैड प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप को। तो हैड प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप इसमें है क्या, तो हैड और तीसरा रूप इसमें हाँ है, बिल्कुल है, हो गया आंसर ये। अगला है क्वेश्चन वेन से स्टार्ट होगा। पहले आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, आप आंसर मन में कर लीजिए, देखिए जरा सा क्या इसका आंसर होता है। बाकी मैं तो बताता ही हूं, बता ही रहा हूं। अब देखते हैं जरा सा, वेन से स्टार्ट है और ये देखिए राधिका लिखा हुआ है, डैश द ऑडियंस हैड क्लैप्ड, ये यहां तक एक सेंटेंस हो गया। तो वेन से स्टार्ट है और यहाँ पता नहीं क्या दिया हुआ है। दूसरा में लिखा है हैड प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। तो कॉमन सी बात है, हैड तीसरा रूप, दूसरा में दे ले तो पहला में क्या होगा, मेन वर्ब का दूसरा रूप। तो दूसरा रूप यहाँ क्या हो गया, sang। एक बार फिर से देखेंगे, वेन से स्टार्ट है और इसमें उल्टा किया है, पहला सेंटेंस में ही नहीं दिया है। अब कॉमन सी बात है, पहला सेंटेंस में मेन वर्ब का दूसरा रूप, तब होगा हैड तीसरा रूप, ये चीज हो गया। आगे लिखा हुआ वेन सी सिंग्स लिखा है, वेन से स्टार्ट है और ये सिंग्स लिखा है, ये हो गया मेन वर्ब का पांचवा रूप। यहां से आ गया कंफ्यूजन, यहां जो हम देख रहे हैं ये तो मेन वर्ब का पांचवा रूप आ गया और यहां तो अभी तक हम पढ़े थे दूसरा रूप को। तो ये थ्योरी तीनों हो गया फेल। जहां तीनों थ्योरी फेल हो जाएगा तब ये चौथा थ्योरी काम करेगा कि अगर एक सेंटेंस में पहला या पांचवा रूप है तब दूसरा में हम लोग लिखेंगे विल या सेल प्लस मेन वर्ब का पहला रूप, है ना। अब देखेंगे जरा सा, तो इसमें देखिए पांचवा रूप दिया गया है, पांचवा रूप दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे विल या सेल पहला रूप। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेल क्लैप। तो सेल क्लैप हो गया यहाँ पर आंसर। उम्मीद है यहां तक आप बेहतर रूप से इसको समझ गए होंगे। इसके आगे जरा सा ध्यान देंगे, नोट 4 के बाद इसके बाद आता है अगला थ्योरी। पांचवा थ्योरी यहाँ पे है, वन शॉर्ट वीडियो है ये, वन शॉर्ट में ही ये पूरा का पूरा जो है चैप्टर जो है, ये थ्योरी जो है चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। आगे जरा सा ध्यान से समझेंगे। अगला थ्योरी आता है जो कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। थ्योरी का मतलब जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है वैसे इंग्लिश में ये फॉर्मूला है। अगर थ्योरी याद है तो आपका क्वेश्चन एकदम 100% बिल्कुल एकदम आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से एकदम बन जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट थ्योरी है कि अगर सेंटेंस में रहेगा नाउ, एट प्रेजेंट, एट टाइम, एट मोमेंट। एक बार फिर से देखेंगे कि अगर थ्योरी में रहेगा कि नाउ, एट प्रेजेंट, एट टाइम, एट मोमेंट, अगर ये थ्योरी रहेगा नाउ, एट प्रेजेंट, एट टाइम, एट मोमेंट, तब हम लोग लिखते हैं इज या एम या आर प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। ध्यान दीजिएगा, नाउ, एट प्रेजेंट, एट टाइम, एट मोमेंट में क्या लिखते हैं, इज एम आर प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। देखिए क्या इसमें कोई थ्योरी आपको नजर आ रहा है क्या, अगर ध्यान देंगे तो आपको थ्योरी नजर आ रहा होगा। यहाँ पर क्या चीज, नाउ, माई मोम डैश फूड फॉर मी नाउ, नाउ लग गया। नाउ थ्योरी है तो इज एम आर चौथा रूप, तो आंसर क्या होगा इसका, इज कुकिंग, ये हो जाएगा, क्योंकि इज एम आर चौथा रूप होता है, वाज तो होता नहीं है, दूसरा रूप तो होता नहीं है, ये चीज हो गई। अब अस्थिर तरीके से समझेंगे, लक्ष्मण डैश हॉकी एट दिस मोमेंट, इसमें थ्योरी लग रहा है एट दिस मोमेंट, तो इसमें थ्योरी जो है एट दिस मोमेंट है, यानी कि थ्योरी लग गया एट मोमेंट। तो अगर एट मोमेंट थ्योरी लग रहा है तो नाउ, एट प्रेजेंट, एट टाइम, एट मोमेंट रहता है, तो हम लोग लिखते हैं इज एम आर प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप लिखते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज प्लेइंग, है ना। तो इज प्लेइंग इसका आंसर हो गया। अगला थ्योरी है रमन डैश अ लेटर नाउ, तो यहाँ पर थ्योरी क्या लग रहा है, नाउ। तो अगर नाउ, एट प्रेजेंट, एट टाइम, एट मोमेंट अगर ये रहता है तो हम लोग लिखते हैं इज एम आर प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप, है ना। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, इज राइटिंग, इज राइटिंग हो गया, यानी इज के बाद चौथा रूप हो गया यहाँ पे आंसर। ये आप बेहतर रूप से समझ में आ गया होगा आपको, है ना। नेक्स्ट थ्योरी यहाँ पर आप समझेंगे, इसके आगे जरा सा, इसके आगे का थ्योरी ये जो है कि काम कुछ समय पहले से प्रारंभ वो जारी का बोध होगा, यानी ऐसा लगेगा कि जो जैसे कि काम अभी से नहीं हो रहा है बल्कि पहले से हो रहा है, यानी काम कुछ समय पहले से प्रारंभ वो जारी का बोध होगा। यानी पता कैसे चलेगा कि काम अभी से नहीं हो रहा है बल्कि बहुत पहले से हो रहा है। तो जैसे कि सपोज दैट, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूं,
तो अगर सपोज दैट ऐसा मैं अगर बोल रहा हूं, या मैं 2017 से पढ़ा रहा हूं अगर बोलूंगा, तो ये जो है मैं बोल रहा हूं, तो ये जो है क्या है कि अभी से नहीं बल्कि पहले से काम कर रहा हूं, पहले से पढ़ा रहा हूं। ये तो मैंने हिंदी में बोला तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया कि मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, मतलब पहले से पढ़ा रहा हूं, है ना, यानी काम पहले से हो रहा है। जैसे वह 4 दिनों से अनुपस्थित है, तो अभी से अनुपस्थित है नहीं, 4 दिनों से अनुपस्थित है, तो 4 दिनों से अनुपस्थित है मतलब पहले से हो गया। वह 10 दिनों से बीमार है, तो अभी से नहीं, 10 दिनों से बीमार है, तो 10 दिन पहले से हो गया। तो अगर ऐसा कंडीशन हो कि पहले से, ऐसा लगेगा सेंटेंस पढ़ के कि काम अभी से हो रहा है, पहले से हो रहा है। अच्छा, खास बात यह है कि ये सभी बातें जो मैंने बोली है वो हिंदी में, प्रश्न रहेगा इंग्लिश में। पता कैसे चलेगा कि काम इसमें पहले से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसमें सबसे आसान तरीका इसको पहचानने का कि सिंस या फॉर रहेगा, सिंस या फॉर रहेगा, उसके बाद समय रहेगा, सिंस या फॉर के बाद समय रहेगा। और समय क्या रहेगा जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से समझेंगे, यानी सिंस रहे या फॉर रहे, इसके बाद समय रहेगा। इस समय क्या है जरा सा समझ लीजिए। जैसे कि अगर रहेगा कि मंडे हो गया, ये क्या चीज हो गया, समय। सोमवार, मंगल, बुध है, इस तरीके से अगर मैं बोल रहा हूं ये समय हो गया, है ना। अब 2020, 2018, 2019 ये सब क्या चीज हो गया, समय हो गया, है ना। मैं 10 मिनट से वेट कर रहा हूं, 10 मिनट, 20 मिनट, ये सब क्या चीज हो गया, समय हो गया, है ना। तो अगर ऐसा कंडीशन हो कि सिंस या फॉर के बाद अगर समय रहे, समय में एक चीज और आ जाता है, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सभी समय में आ गया, है ना। तो अगर सिंस या फॉर के बाद समय आपको नजर आ जाएगा, हालांकि फॉर के बाद ये नहीं लिखा था, ये तो मैं समझाने के लिए मैं बोला हूं बस, है ना। तो अगर सिंस या फॉर के बाद अगर समय का बोध आ जाता है, तब करना क्या है, जस्ट 1 मिनट। हाँ मैं बात कर रहा था कि सिंस या फॉर के बाद अगर समय का बोध रहता है तो क्या करते हैं कि सिंस या फॉर के बाद अगर समय रहेगा, किस तरीके से रहेगा ये समझ में आ गया होगा कि सिंस या फॉर के बाद अगर समय रहेगा तब हम लोग लिखते हैं हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप, ये लिख करके हम लोग बनाते हैं। जरा सा ध्यान देंगे, जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन, माई फादर डैश इन दिस ऑफिस फॉर 5 years लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4। अब 4 के बाद क्या रहना चाहिए, समय। तो 5 years मतलब 5 वर्ष, ये समय हो गया। तो 4 के बाद समय आ गया, तो सिंस या 4 के बाद समय आ गया, तो क्या लिखेंगे, हैज या है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज बीन वर्किंग, यानी हैज या है प्लस बीन प्लस चौथा रूप, यानी हैज बीन चौथा रूप हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है सी डैश सिंस मंडे, इसमें थ्योरी क्या लग रहा है, सिंस। तो अगर सिंस रहे उसके बाद समय रहे, जैसे मंडे समय हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हैज या है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है, कुछ बच्चों के मन में ये लग रहा होगा कि सिंस के बाद समय है तो हमें हैज है बीन चौथा रूप लिखना चाहिए, तो हैज प्लस बीन भी लिख दिए, लेकिन ये चौथा रूप तो हुआ ही नहीं। तो आपको बता दें कि ये जो चौथा रूप होगा ये कब होगा, जब मेन वर्ब रहेगा तब। जब मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, काम। जैसे काम मतलब क्या हो गया, लिखना, पढ़ना, खेलना, ये काम हो गया। एब्सेंट जो है ये काम है, ये काम नहीं, ये एडजेक्टिव आता है, इसलिए एडजेक्टिव में चौथा रूप कभी नहीं होता है। हाँ मेन वर्ब रहता है तो जरूर होता है, जैसे यहाँ मेन वर्ब था तो चौथा रूप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश इन दिस क्लास सिंस 2015, तो यहाँ पर थ्योरी जो लग रहा है वो लग रहा है सिंस, और सिंस के बाद क्या रहना चाहिए, समय। तो 2015 ये समय हो गया। तो सिंस या 4 के बाद जब समय है तो क्या लगेगा, हैज है बीन मेन वर्ब का चौथा रूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैव बीन टीचिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट डैश फॉर 10 hours, उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना लेंगे। थ्योरी लग रहा है 4
प्लस समय 10 आवर्स समय हो गया। तो 4 प्लस समय आ गया तो हैज हैव बीन चौथा रो, आंसर क्या हो जाएगा, हैज बीन रैनिंग हो गया। उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। इसके बाद देखिएगा जरा सा, सातवां थ्योरी है, इसका नोट देखिए। अभी अभी हम पढ़े हैं कि सिंस या फोर के बाद अगर समय का बोध रहता है तो हैज या है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप लिखते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन 3 वर्ड को छोड़ करके 3 वर्ड जो कि अपवाद में आता है वो वर्ड है नो, मीट और सी। अगर ऐसा कंडीशन हो कि सेंटेंस में नो, मीट या सी रहेगा तो हैज हैव बीन चौथा रूप नहीं लिखते हैं, बल्कि लिखते हैं हैज या है प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। ये लिख करके हम लोग बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है रोहित डैश मी फॉर 6 ईयर, तो थ्योरी यहाँ है 4, अब 4 के बाद है ये 6 ईयर्स यानी समय हो गया। तो जब सिंस या 4 के बाद समय का बोध आ गया 6 ईयर्स, तो सिंस या 4 के बाद जब समय का बोध आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, हैज हैव बीन चौथा रूप, लेकिन मेन वर्ब में आ गया नो, और नो आ गया तब हम हैज या है प्लस तीसरा रूप लिखेंगे। इसलिए आंसर क्या होगा, हैज नोन, बीन वाला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेन वर्ब के रूप में क्या आ गया, नो, और नो रहेगा तब बीन नहीं लगता है, बल्कि हैज है तीसरा रूप लग जाता है। नेक्स्ट थ्योरी है विमला डैश हर फॉर 10 मिनट्स लिखा हुआ है, तो ध्यान देंगे जरा सा, तो यहां पर लिखा हुआ है क्या चीज, 4। अब 4 के बाद 10 मिनट्स ये समय का बोध हो गया, तो 4 के बाद जब समय का बोध हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, हैज हैव बीन प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। लेकिन आप ध्यान देंगे जरा सा, हैज हैव बीन चौथा रूप लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या आ गया, सी, और सी है तो सी लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा जरा सा, सी है तो हैज हैव तीसरा रूप, यानी क्या हो जाएगा, हैज सीन हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसके आगे जरा सा हम लोग ध्यान देंगे, देखेंगे नोट सेकेंड में, नोट सेकेंड जरा सा ध्यान देंगे। देखिए नोट सेकेंड क्या है कि यदि सेंटेंस में रहेगा फ्रॉम, अब फ्रॉम के बाद रहेगा निश्चित समय, तो अगर ऐसा कंडीशन हो कि फ्रॉम रहे, अब फ्रॉम के बाद अगर निश्चित समय आ जाएगा, निश्चित समय और अनिश्चित समय होता क्या, पहले समझेंगे जरा। देखिए थ्योरी है कि अगर फ्रॉम रहे और फ्रॉम के बाद निश्चित समय रहे, निश्चित समय मतलब समय का नाम, जैसे 2028 ये निश्चित हो गया, मंडे ये क्या चीज हो गया, निश्चित हो गया, है ना। मतलब क्या हुआ इसका, अगर निश्चित समय रहेगा और फ्रॉम रहेगा तब थ्योरी क्या होगा, समझेंगे जरा सा। जैसे मंडे हो गया, 2028 हो गया, निश्चित हो गया। अब जैसे कि बोलेंगे वह 4 दिनों से अनुपस्थित है, तो 4 दिन कब से कब तक अनुपस्थित है ये पता नहीं है, इसलिए वो हो गया अनिश्चित, वो अनिश्चित हो गया। और यही अगर मैं बोलूंगा कि वह 10 अप्रैल से 10 मार्च से, इस तरीके से अगर बोलूंगा कि 4 दिन अनुपस्थित है तो वो हो गया निश्चित, है ना। तो अगर डेट दे दिया जाए तो वो निश्चित हो जाएगा, अगर डेट नहीं है तो वो अनिश्चित होगा, है ना। और ये हो जाएगा क्या चीज, निश्चित, और निश्चित रहेगा यानी फ्रॉम के बाद अगर निश्चित समय रहेगा तब हम लोग बनाते हैं विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। ये लिख करके हम लोग बनाते हैं। एक बार फिर से जरा समझेंगे कि अगर फ्रॉम के बाद निश्चित समय रहेगा तब हम क्या लिखेंगे, विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन और प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप, ये लिख के बनाएंगे। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो फ्रॉम रहेगा, फ्रॉम के बाद हमेशा जो जिस ईस्वी में हम लोग हैं इससे नेक्स्ट रहेगा, मतलब आगे हमेशा रहेगा। जैसे अभी 2025 चल रहा है तो 2025 या 2026, 2027, 2028 कुछ इस प्रकार से रह सकता है, यानी भविष्य का ही रहेगा, कभी भी पास्ट बीता हुआ समय नहीं रहेगा, है ना। तो अरविंद डैश
यहाँ फ्रॉम 2026 लिख दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो अगर ऐसा कंडीशन रहेगा कि फ्रॉम के बाद अगर निश्चित समय रहेगा तो हम विल या शैल प्लस है प्लस बीन प्लस चौथा रूप लिखेंगे। उम्मीद है आंसर समझ में आ गया होगा। क्या लिखेंगे? विल हैव बीन टीचिंग, ये हो गया। आकाश डैश इन दिस स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट मार्च, ये फ्रॉम है, अब फ्रॉम के बाद नेक्स्ट मार्च, ये निश्चित समय आ गया। मार्च अप्रैल ये सब क्या निश्चित है। तो फ्रॉम के बाद अगर निश्चित समय आ गया तो विल या शैल प्लस है प्लस बीन प्लस चौथा रूप। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसमें ऑप्शन ही आप बताइए जरा सा, इसमें इसका आंसर क्या होगा? अगर आपके मन में आ रहा होगा कि हैज बीन स्टडीइंग लिखेंगे तो बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि फ्रॉम प्लस निश्चित समय है और फ्रॉम प्लस निश्चित समय में लिखते हैं विल या शैल प्लस है प्लस बीन प्लस चौथा रूप। ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, ये हो जाएगा विल हैव बीन और स्टडीइंग, ये हो जाएगा, है ना। ये इस तरीके से हो जाएगा, ये आंसर हो गया। इसके आगे का जरा सा समझेंगे हम लोग थ्योरी। अब बहुत ही कम थ्योरी बचा हुआ है। सातवां थ्योरी जो कि बहुत ही यूजफुल थ्योरी है, जरा ध्यान देंगे कि दो सेंटेंस के बीच में या शुरू में, यानी ये थ्योरी जैसे वेन वाला थ्योरी पढ़े थे वैसे ही है कि दो सेंटेंस के बीच में या शुरू में, यानी ये थ्योरी तभी अप्लाई होगा जब दो सेंटेंस रहेगा और दोनों सेंटेंस के बीच में भी रह सकता है या शुरू में रह सकता है। क्या रह सकता है? इफ या इन केस या अनलेस। ये जो आप देख रहे हैं ये थ्योरी कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि अगर दो सेंटेंस के बीच में या शुरू में रहेगा इफ या इन केस या अनलेस, अगर ऐसा रहता है तो एक सेंटेंस में हम लोग लिख देते हैं मेन वर्ब का पहला या पांचवा रूप और दूसरा सेंटेंस में लिखते हैं विल या शैल प्लस मेन वर्ब का पहला रूप। ये लिख करके हम लोग बनाते हैं। एक बार फिर से, जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ, इफ यू गो टू दिल्ली यू डैश द रेड फोर्ट। तो देखेंगे दो सेंटेंस है, इफ यू गो टू दिल्ली एक सेंटेंस, यू डैश द रेड फोर्ट दूसरा सेंटेंस। दोनों सेंटेंस के बीच में या फिर शुरू में भी रह सकता है क्या? इफ। या फिर जैसे कि यहां देखिए, इफ राकेश डैश एक सेंटेंस, ही विल पास दूसरा सेंटेंस। दो सेंटेंस के बीच में या शुरू में इफ है, दो सेंटेंस के बीच में या शुरू में क्या है? इन केस, या दो सेंटेंस के बीच में या शुरू में है अनलेस। तो अगर दो सेंटेंस के बीच में या शुरू में इफ या इन केस या अनलेस रहेगा तो समझेंगे बाबू जरा। तो हम लोग एक सेंटेंस में लिखते हैं मेन वर्ब का पहला या पांचवा और दूसरा सेंटेंस में विल या शैल प्लस मेन वर्ब का पहला रूप, ये लिख के बनाते हैं। डिपेंड करता है कौन सा दिया गया है। अगर विल शैल दे ले तो पहला पांचवा लिखना है और पहला पांचवा दिया हुआ है तो विल शैल लिखेंगे और ढूंढना सबसे आसान होगा विल शैल को, है ना। जैसे कि इफ यू गो टू दिल्ली एक सेंटेंस, यू डैश द रेड फोर्ट दूसरा सेंटेंस। दोनों सेंटेंस के बीच में या शुरू में क्या है? इफ। तो दो सेंटेंस के बीच में शुरू में इफ आ गया तो इफ है बाबू, तो देखेंगे कि एक सेंटेंस में पहला पांचवा दूसरा विल शैल। तो दिया हुआ क्या है इसमें? इसमें दिया हुआ जो है ये विल शैल है, दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ कहीं, दिया हुआ क्या है? मेन वर्ब का पहला रूप। देखेंगे यहाँ गो, गो लिखा हुआ है पहला रूप, तो लिखना क्या है हमें? विल या शैल प्लस मेन वर्ब का पहला रूप। आंसर क्या होगा? विल सी। अगला क्वेश्चन है, इफ राकेश डैश ही विल पास। तो दो सेंटेंस आ गया यहाँ पर और दोनों सेंटेंस के बीच में क्या आ गया है? दोनों सेंटेंस के बीच में या शुरू में क्या है? इफ। तो एक में हो गया विल पास, यानी विल पहला रूप देल है तो हमको लिखना क्या है? पहला या पांचवा। तो राकेश के साथ पांचवा रूप क्या होगा? रेड्स। बच्चों आसानी से आप अगला क्वेश्चन का आंसर बता सकते होंगे मन में ही, है ना। तो अगर देखेंगे तो इसमें तो दो सेंटेंस है, दोनों के बीच में या शुरू में क्या है यहाँ पर? इन केस। तो इन केस यहाँ लिखा हुआ है और इन केस है तो एक में पहला पांचवा दूसरा में विल शैल। तो क्या दिया हुआ इसमें है? विल पहला रूप दिया गया है, लिखना में क्या है? पहला या पांचवा। तो सी के साथ हो जाएगा पांचवा रूप हो गया फाइट्स। उम्मीद है ये बेहतर रूप से समझ में आ गया होगा। अनलेस यू डैश हार्ड यू विल फेल लिखा हुआ है तो दो सेंटेंस है और दोनों के बीच में या शुरू में क्या है? अनलेस। अनलेस है तो एक सेंटेंस में पहला पांचवा
दूसरा में विल सेल। तो दिया हुआ क्या है यहाँ पर, विल, विल दिया गया है तो लिखना क्या है, पहला पांचवा, तो यू के साथ पहला रूप, और पहला रूप क्या होगा, लेवर। अब यहाँ नोट फर्स्ट में मैंने लिखा है इसके बारे में, अनलेस के बारे में, और ये कंपटीशन में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इससे पूछा जाता है अनलेस से। अनलेस दे देगा और कहीं पे यहाँ मान के देखिए यू विल नॉट लिख देगा, इस सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अनलेस जब भी लिखाता है तो हमेशा ये निगेटिव होता है, इसमें नोट अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जनरली कंपटीशन में ऐसा होता है कि अनलेस दे देता है क्वेश्चन में और कहीं पे जो है नोट ऐड कर दिया जाता है ना, जो कि गलत होता है। वही एरर पहचानना होता है कि एरर कहाँ दिया गया है ना, इस चीज को तो याद रखेंगे। अनलेस रहता है तो नोट इसमें कहीं पर भी नहीं लिखाता है, ये बात है। उम्मीद है ये आप बेहतर रूप से समझ गए होंगे, है ना। इसके आगे का थ्योरी जरा सा समझेंगे कि अगर ऐसा कंडीशन हो, एक और थ्योरी बचा हुआ बस देखेंगे जरा सा। देखिए लिखा हुआ है क्या कि यदि दो सेंटेंस के बीच में, यहां पर भी ये थ्योरी तभी अप्लाई होगा जब दो सेंटेंस रहेगा। तो अगर दो सेंटेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर रहेगा, बिफोर या आफ्टर रहे, तब क्या करेंगे, जैसे कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड, एक सेंटेंस, बिफोर आई डैश द स्टेशन, दूसरा सेंटेंस, और दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लिखा हुआ है, बिफोर। तो यहां कंडीशन क्या है कि दो सेंटेंस के बीच में ही रहेगा, बिफोर या आफ्टर, यहां बिफोर आ गया। यहां देखेंगे आई केम, एक सेंटेंस, आफ्टर रितु डैश, दूसरा सेंटेंस, तो दो सेंटेंस के बीच में क्या आ गया, आफ्टर। तो ऐसा कंडीशन हो कि दो सेंटेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर रहेगा, तब हम एक सेंटेंस में दूसरा रूप लिखेंगे और दूसरा सेंटेंस में हैड प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे, है ना। जैसे कि लिखा हुआ एक सेंटेंस, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, एक सेंटेंस, आई डैश द स्टेशन, दूसरा सेंटेंस, और दोनों के बीच में है बिफोर। बिफोर है तो एक में दूसरा, दूसरा में हैड, तीसरा। तो देखेंगे दिया हुआ क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है हैड स्टार्टेड, यानी ये वाला दिया हुआ हैड तीसरा रूप। तो लिखना क्या है, मेन वर्ब का दूसरा रूप, तो दूसरा रूप इसमें क्या हो जाएगा, रीच्ड हो जाएगा, है ना, दूसरा रूप रीच्ड हो गया। अगला प्रश्न है आई केम आफ्टर रितु डैश, तो दो सेंटेंस के बीच में आ गया ये आफ्टर आ गया, है ना। तो ये आफ्टर है लिखा हुआ, तो दो सेंटेंस के बीच में ये आफ्टर है। तो एक में ये देखेंगे क्या दिया हुआ है, मेन वर्ब का दूसरा रूप, केम लिखा हुआ है, तो केम जो होता है वो क्या होता है, मेन वर्ब का दूसरा रूप होता है। तो हमें लिखना क्या होगा, वो हैड प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो आंसर क्या होगा, हैड गॉन। फिर से देखेंगे दो सेंटेंस के बीच में आफ्टर है, तो एक में दूसरा रूप, तो केम हो गया दूसरा रूप, तो दूसरा में हैड तीसरा रूप, तो लिखेंगे हैड गॉन हो गया। उम्मीद है यहां तक आपको बेहतर रूप से समझ में आ गया होगा। अंतिम क्वेश्चन लगता है आपको शायद अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा होगा, अब देखेंगे जरा सा। देखेंगे जरा सा इस क्वेश्चन को, हाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे ये इस प्रकार से है, कुछ छोटा राइटिंग में दिख ही रहा होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है द क्रॉप्स विल हैव स्पॉइल्ड बिफोर इट डैश, तो दो सेंटेंस के बीच में क्या है, बिफोर, तो दो सेंटेंस के बीच में बिफोर आ गया, तो एक में दूसरा, दूसरा में हैड, तीसरा रो। तो इसमें लिखा हुआ क्या, विल हैव स्पॉइल्ड, तो विल सेल आ गया, इसमें हैड है, तो ये वाला तो थ्योरी हो गया फेल। तो जहां ऐसा कंडीशन हो कि ये थ्योरी फेल हो जाए, तब इस थ्योरी का यूज होगा। क्या इस थ्योरी को मैं कह रहा है कि एक सेंटेंस में रहेगा मेन वर्ब का पहला और पांचवा रूप, तो दूसरा में हमें लिखना है विल या सेल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। तो देखेंगे क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है विल हैव स्पॉइल्ड, यानी विल हैव तीसरा रूप
ये दिया हुआ है, तो हमें लिखना क्या होगा, मेन वर्ब का पहला या पांचवा रूप। ईच के साथ कौन सा रूप हो जाएगा, पांचवा रूप। पांचवा रूप क्या हो गया, रेंज। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को जरा समझेंगे। लिखा हुआ है द क्रॉप्स विल हैव स्पॉइल्ड, एक सेंटेंस, बिफोर इट डैश दूसरा सेंटेंस, और दोनों के बीच में क्या है, बिफोर, है ना। तो दो सेंटेंस के बीच में बिफोर आ गया, इसमें लिखा है विल हैव स्पॉइल्ड। तो विल हैव स्पॉइल्ड यानी विल हैव तीसरा रूप दे ले तो लिखेंगे पहला या पांचवा। तो इट के साथ कौन सा रूप होगा, पांचवा रूप। तो पांचवा रूप क्या होगा, रेंज। इस तरीके से बन गया क्वेश्चन। उम्मीद अच्छा समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सा देखेंगे, नेक्स्ट थ्योरी जो कि लास्ट थ्योरी होगा, ये जरा सा ध्यान देंगे। अंतिम थ्योरी है, और ये थ्योरी ऐसा इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि यही सेम थ्योरी आपको पढ़ने को मिलेगा। सिंटेक्स एक चैप्टर है जिसको कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, उसमें भी इस थ्योरी को पढ़ना है। ये इतना इंपॉर्टेंट थ्योरी है। लिखा हुआ कि लिखा हुआ यदि सेंटेंसेज में सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, क्या चीज रहेगा, इफ सब्जेक्ट। वो इफ वाला थ्योरी अलग था, ये अलग है, डिफरेंस है। उसमें दो सेंटेंस रहता था, इसमें जरूरी नहीं दो सेंटेंस। कहते हैं इफ सब्जेक्ट रहे या सब्जेक्ट एज इफ सब्जेक्ट रहे या सब्जेक्ट विथ सब्जेक्ट रहे। फिर से समझेंगे, इफ सब्जेक्ट या सब्जेक्ट एज इफ सब्जेक्ट या सब्जेक्ट विथ सब्जेक्ट रहेगा। तो हमें क्या लिखना है, तो हमें जो लिखना है वो लिखना है वेयर या वुड प्लस मेन वर्ब का पहला रूप। तो सबसे पहले लिखना है हमें वेयर है। अगर वेयर लिखा हुआ है तब हमें लिखना होगा वुड प्लस मेन वर्ब का पहला रूप, है ना। ये चीज है, जैसे कि इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो दो सेंटेंस रहेगा या एक सेंटेंस भी इसमें रह सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है। इसमें थ्योरी क्या लग रहा है, इफ सब्जेक्ट। देखिए इफ सब्जेक्ट, अब पहले वाला थ्योरी इसमें लगा के देखिएगा, नहीं लगेगा। इफ सब्जेक्ट है तो लिखना क्या है हमें, वेयर। ऑप्शन में है क्या, वेयर, वेयर लिख देते हैं, वेयर हो गया। और यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ, वुड प्लस मेन वर्ब का पहला रूप। वुड पहला रूप तो दिया हुआ ही है, तो वेयर ही होगा, है ना। ये चीज आई विश आई डैश ए किंग, तो इसमें थ्योरी लग रहा है सब्जेक्ट विश सब्जेक्ट। ध्यान से देखेंगे तो इसमें थ्योरी जो लग रहा है वो सब्जेक्ट विश सब्जेक्ट लग रहा है, और सब्जेक्ट विश सब्जेक्ट रहता है तो सबसे पहले वेयर, तो वेयर हो गया है आंसर, है ना। मोनिका सेज एज इफ सी डैश माई बॉस, है ना। इसका हिंदी में बता देता हूं। मोनिका, देखिए थ्योरी क्या लग रहा है, पहले देखते हैं। मोनिका यहाँ सब्जेक्ट, एज इफ और फिर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट एज इफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एज इफ सब्जेक्ट, तो वेयर या वुड। आंसर क्या होगा यहाँ, वेयर। पहले वेयर लिखेंगे, अगर वेयर नहीं रहता तब वुड होता, है ना। अब हिंदी देखिए, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यानी यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। आई विश आई वेयर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। मोनिका सेज एज इफ, मोनिका ऐसे कहती है जैसे कि वह मेरी बॉस है ना। इसका हिंदी ये हो गया। उम्मीद है ये आप लोगों को बेहतर रूप से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से टाइम एंड टेंस का जो है पूर्ण रूपेण ये चैप्टर पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है पूरा चैप्टर ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसका होमवर्क जो है, इससे रिलेटेड होमवर्क मीन्स इससे इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन कुछ है जो प्रैक्टिस करवाना है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। जरूर आप होमवर्क भी देखें। उसमें स्पेशली क्या है कि क्वेश्चन बैंक भी 10 साल का, पिछले 10 साल का पूछा हुआ प्रश्न भी उसमें कराया जाएगा, इसलिए करके उस वीडियो को जरूर देखें, आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। और एग्जाम में से एक क्वेश्चन भी छूट पाना जो है वो असंभव रहेगा। बिल्कुल 100% क्वेश्चन जो है इससे बन जाएगा। जय हिंद।